जो है वो हार्ट में होते हैं, और जो स्केलेटल मसल है दे आर अटैच्ड टू स्केलेटन और बोन्स। तो इनकी एसोसिएशन बोन के साथ होती है, स्केलेटन के साथ, इसी बुनियाद पर इनको नाम स्केलेटल मसल दिया जाता है। फंक्शंस देखें तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ मसल जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं सब्सटेंस थ्रू होलो ऑर्गन। तो ये होलो ऑर्गन्स में मूवमेंट, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो फूड की मूवमेंट है, इसी तरह से ब्लड की मूवमेंट जो है उसको इन द ब्लड वेसल्स, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कार्डिक मसल जो है वो ब्लड पंप करते हैं, जबकि स्केलेटल मसल जो है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बोन्स, एक फंक्शन है इसका, और दूसरा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए हीट प्रोडक्शन, ये भी एक इनका फंक्शन होता है। तो ये वो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक थी जिसकी बुनियाद पर हम कार्डिक, स्मूथ और स्केलेटल मसल को एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो अगर हम ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे प्रिमिटिव मसल कौन सा है, तो हम एमसीक्यू के रेफरेंस से ये पूछा जा सकता है, स्मूथ मसल आर द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मसल्स। अगर हम ये कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म में किंगडम एनिमेलिया में सबसे ज्यादा मसल्स कौन से होते हैं, तो अगेन द आंसर विल बी स्मूथ मसल। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि ह्यूमन के केस में सबसे ज्यादा मसल्स कौन से होते हैं, तो आंसर विल बी चेंज, देन वी विल गो विद द स्केलेटल मसल। हम जानते हैं ह्यूमन की बॉडी में तकरीबन 650 टाइप्स के मसल जो हैं वो मौजूद होते हैं, और वो जो है उसमें मेजॉरिटी मसल स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो मैक्सिमम मसल या मोस्ट ऑफ द मसल इन ह्यूमन बॉडी या वर्टिब्रेट्स में भी अगर पूछा जाए तो मोस्ट ऑफ द मसल जो है वो पर्टिकुलरली स्केलेटल इन नेचर होते हैं। तो दैट वाज अबाउट द टाइप ऑफ द मसल्स। लेकिन इससे नेक्स्ट पार्ट पे हम जो हमारा इस आज के लेक्चर का अगला हिस्सा है उसमें हम स्केलेटल मसल की डिटेल को डिस्कस करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल एंड मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्केलेटल मसल, जैसा कि मैंने कहा, दैट इज एसोसिएटेड टू स्केलेटन और बोन। तो यहां पे हम एक स्कीमेटिक वे में शो कर सकते हैं कि एक मसल जो है वो बोन के साथ एसोसिएटेड है। यहां पे याद रखिए कि मसल की बोन के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं होती, बल्कि मसल को बोन के साथ एसोसिएट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेंडन। जबकि हम जानते हैं बोन टू बोन एसोसिएशन के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे नाम दिया जाता है लिगामेंट। सो वी कैन say that bone attached with the muscle through a particular structure called tendon। अब एक मसल जो है, जैसे मैंने कहा ये टिश्यू है, तो एक मसल का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो वन मसल कंटेन मैनी मसल बंडल्स, इसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स मौजूद होंगे, और एक मसल बंडल के अंदर मैनी मसल फाइबर्स होंगे। तो यहां पे हम सिंगल मसल बंडल शो कर रहे हैं, इट कंटेन मैनी मसल बंडल्स, और इसी तरह से एक मसल फाइबर को फर्दर एलैबोरेट किया जा रहा है। यहां पे याद रखिए जो एक मसल है उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको हम नाम देते हैं एपिमाइसियम, जबकि जो मसल बंडल की गिर्द सराउंडेड लेयर होती है उसको नाम दिया जाता है पेरीमाइसियम। जबकि जो मसल फाइबर है उसके आउटर जो कवरिंग है या सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर है उसको नाम दिया जाता है सार्कोलेमा। तो हमें ये एमसीक्यू के रेफरेंस से याद रखना चाहिए, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और सार्कोलेमा की मूवमेंट या लोकेशन कहां पे है। अब इसी पॉइंट को फर्दर एलैबोरेट करते हैं। एक मसल बंडल के अंदर मैनी मसल फाइबर्स होते हैं, तो एक मसल फाइबर जो है इसी को मसल सेल का नाम भी दिया जाता है। तो एक्चुअली जो सेल है मसल के अंदर वो मसल फाइबर होता है जिसका डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है। अब अगर एक मसल फाइबर को देखें तो इस मसल फाइबर की, जैसे हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा। इसी तरह से जो मसल फाइबर के अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म, उसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म, और सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है। किस रेफरेंस में? इसके पास जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें खास तौर पर ग्लाइकोजन डेपोजिशन है, उसके साथ साथ कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होना। ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि इसके अंदर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ एनी अदर सेल। तीसरे नंबर पे सार्कोप्लाज्म के बाद हम कहते हैं इसके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी एक स्पेशलाइज्ड होता है या मॉडिफाइड होता है, उसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म।
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्ट्रक्चर की बेस पर, अगर आप अपीयरेंस की बुनियाद पर कहें तो स्मूथ इन नेचर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा होता है, लेकिन इसकी कंपोजिशन की बुनियाद पर ये उससे डिफरेंट होता है। दैट कंटेन मोर abundant calcium ion stored in the sarcoplasmic reticulum। तो ये मसल फाइबर जो है इस तरह से बाकियों से डिफरेंट होता है। जब एक मसल फाइबर से हम मायोफाइब्रिल की बात करते हैं तो एक मसल फाइबर के अंदर मैनी जो है वो फाइब्रिल मौजूद होते हैं, जिसको नाम दे देता है मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल जो है वो लाइट एंड डार्क बैंड शो कर रहे होते हैं, जिसको हम जो लाइट एंड डार्क बैंड जो है उनको मायोफिलामेंट्स, उनके अंदर फर्दर जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें अपीयर होते हैं। और इस मायोफिलामेंट में दो तरह के मायोफिलामेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज थिन फिलामेंट, जो कि लाइट बैंड बनाने के लिए हेल्प करता है, और उसके मुकाबले में जो थिक फिलामेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू बी अपीयर्ड एज अ डार्क बैंड। तो जो मायोफाइब्रिल में लाइट एंड डार्क बैंड अल्टरनेट शो हो रहे हैं, और यही बुनियादी चीज थी जो कि हमने ऊपर रेगुलर स्ट्रिप्ड कहा था, जो कि जिसका मतलब था कि एक पर्टिकुलर, रेगुलर स्ट्रिप का लफ्जी मतलब होगा धारीदार, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ, एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ लाइट एंड डार्क बैंड आते हैं। और उस पैटर्न की वजह क्या है? दैट इज रेगुलर प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, या जिसको हम थिन एंड थिक फिलामेंट कहते हैं। अगर हम इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो उसको देखें तो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट ये बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने कहा, लाइट बैंड और डार्क बैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए हम थिन फिलामेंट को आई बैंड का नाम दे देते हैं, और थिक फिलामेंट जो है वो एक्चुअली ए बैंड में एग्जिस्ट करता है। आगे हम इसको डिटेल में भी देखेंगे कि ये ए बैंड और आई बैंड में कैसे है और वो किस तरह से अपीयर होता है। अब एक थिन फिलामेंट जो है इसका अप्रोक्सीमेट जो साइज है, जो डायमीटर है वो 7 to 8 नैनोमीटर है, जबकि थिक फिलामेंट का जो डायमीटर है वो तकरीबन इससे डबल होता है। इसी वजह से इनको थिक और थिन का नाम दिया जाता है। यहां पे अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक थिन फिलामेंट जो है इसके अंदर 3 किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। सबसे पहले जो मेन प्रोटीन है वो एक्टिन है, उसके बाद दूसरी जो प्रोटीन है, अब एक्टिन जो है यहां पे डॉटेड वेव्स में शो की गई, इसका मतलब एक्टिन का सिंगल यूनिट ग्लोबुलर होता है, और जब वो सारे ग्लोबुलर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो फिलामेंटियस एक्टिन या एफ एक्टिन की सूरत में अपीयर होते हैं। उसके बाद दूसरी जो प्रोटीन है, अब ये एक्टिन जो है डबल हेलिक्स है, दूसरी प्रोटीन जो होगी वो कहलाती है ट्रोपोमायोसिन। दैट ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू कवर द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ये इसके ऊपर इस तरह से रेंज होती है कि एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को कवर रखे। और तीसरी जो प्रोटीन इसमें होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। दैट ट्रोपोनिन कंटेन 3 सब यूनिट्स। ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसके 3 सब यूनिट होते हैं। एक सब यूनिट एक्टिन के साथ अटैच होता है, दूसरा सब यूनिट ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है, और तीसरा सब यूनिट जो है वो कैल्शियम आयन की बाइंडिंग के रिसेप्टर्स रखता है। तो ये 3 किस्म के प्रोटीन जो है इसमें एग्जिस्ट करती हैं। उसके मुकाबले में थिक फिलामेंट देखें तो थिक फिलामेंट में मायोसिन प्रोटीन ही मेन प्रोटीन है, और इसमें बुनियादी तौर पर इसका जो एक पार्ट होता है ये कहलाता है टेल, और जो दूसरा पार्ट है इसको ग्लोबुलर हेड का नाम दिया जाता है। अब ये जो टेल और हेड है इसमें अगर आप कलेक्टिवली देखें तो बुनियादी तौर पर यहां पे 2 प्रोटीन जो हैं वो और इस ग्लोबुलर हेड को मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती हैं। तो इसलिए टेल के अंदर 2 प्रोटीन्स होती हैं और ग्लोबुलर हेड के अंदर 4। तो इसका मतलब टोटल जो है वो थिक फिलामेंट को भी 6 प्रोटीन्स पर उसकी कंपोजिशन होती है। तो ये इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर से हम एक्चुअली ये बात समझने में कामयाब हुए कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड किस तरह से। अब हम एक्चुअली यहां पे पढ़ रहे थे मायोफाइब्रिल के बारे में। ये मायोफाइब्रिल मैंने एक इस तरह से शो किया। अब इसमें से फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा जो है मैं अगर शो करता हूं तो ये थिक फिलामेंट को, ए बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला हिस्सा जो है वो थिन फिलामेंट को यानी कि आई बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम ये पार्ट देखते हैं तो इसका जो एक हिस्सा है
जो कि पर्टिकुलरली मायोफाइब्रिल का एक पार्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल, क्योंकि इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, तो वो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो कि इस मायोफाइब्रिल का पार्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सार्कोमर। तो सार्कोमर क्या है? स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल। अब अगर इसी सार्कोमर को हम दूसरी सूरत में डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं दैट इज द रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस। नाउ व्हाट इज द जी लाइन या सार्कोमर का स्ट्रक्चर बनता कैसे है? तो मायोफाइब्रिल में इन थिक और थिन फिलामेंट की अरेंजमेंट देखें तो जो ब्लू लाइंस शो की गई, जो थिक है रिलेटिवली, वो एक्चुअली डार्क बैंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो ब्लैक लाइन शो की गई है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है आई बैंड को, जो कि थिन शो की गई है। अब अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये जो कंप्लीट थिक फिलामेंट है, हम यहां पे ए बैंड को लिख सकते हैं। ए बैंड क्या है? ये कंप्लीट थिक फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, थिक फिलामेंट। जबकि आई बैंड जो है इसमें हम कहते हैं ये हिस्सा जो ओनली थिन फिलामेंट पर है, ओनली थिन फिलामेंट। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, आई बैंड का मतलब यह है कि जो थिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो कि ओवरलैप नहीं किया हुआ थिक फिलामेंट पे, सिर्फ वो हिस्सा जब मेजर किया जाएगा तो आई बैंड है। जब ए बैंड मेजर करेंगे तो कंप्लीट थिक फिलामेंट एंड पार्शियल स्ट्रक्चर विच ओवरलैप, पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट विच ओवरलैप ओवर द थिक फिलामेंट। तो इस हिस्से में ए बैंड के अंदर थिक फिलामेंट भी आ रहा है और थिन फिलामेंट का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, जबकि आई बैंड में ओनली थिन फिलामेंट्स है। अब अगर हम अगली बात देखें जी लाइन, तो ये क्या है? जी लाइन इज एक्चुअली द लाइन विच बाइसेक्ट द थिन फिलामेंट, जो कि थिन फिलामेंट के दरमियान से इमेजिनरी लाइन, इसको ज़्विशन लाइन भी कहते हैं, इन बिटवीन। तो ये एक्चुअली थिन फिलामेंट्स के दरमियान मौजूद होती है, जिसको हम कहते हैं बाइसेक्ट थिन फिलामेंट। अच्छा, इससे अगले पॉइंट पे देखिए तो जो दूसरा एम लाइन है, एम लाइन एक्चुअली बाइसेक्ट कर रही है, सेंट्रल लाइन है किसके? थिक फिलामेंट की। एम एक्चुअली वर्ड जो है वो लिया जाता है मिटलशेबे, जो कि इन बिटवीन से है, जो कि बाइसेक्ट करती है, सेंट्रल इमेजिनरी लाइन होती है थिक फिलामेंट की। तो एम लाइन जो है वो सेंट्रल इमेजिनरी लाइन है थिक फिलामेंट की। जबकि एक और पॉइंट यहां पे देखा जाता है, दैट इज द रीजन विच इज प्रेजेंट इन दिस एरिया, जो कि सिर्फ थिक फिलामेंट पे होगा। तो ये एरिया जो है वो कहलाता है एच जोन। इस जोन को नाम क्या दिया जाता है? एच जोन। हेले जोन मतलब ब्राइटर जोन। तो इस तरह से हम इस पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें ए बैंड कौन सा था? कंप्लीट थिक फिलामेंट, और उसके ऊपर पार्शली ओवरलैप है थिन फिलामेंट। दूसरे नंबर पे आई बैंड ओनली थिन फिलामेंट। जी लाइन क्या है? जो कि थिन फिलामेंट के दरमियान से गुजर रही है। और एम लाइन क्या है? जो थिक फिलामेंट के दरमियान से गुजर रही है। और एच जोन क्या है? जो ओनली थिक फिलामेंट का हिस्सा है, जहां पे थिन फिलामेंट उसके ऊपर ओवरलैप नहीं किया हुआ, ये एच जोन है। तो इस तरह से जब हम स्ट्रक्चर सार्कोमर का पढ़ लेते हैं तो अब हमें मैकेनिज्म के सार्कोमर जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने कहा कि सार्कोमर इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ द कंट्रैक्शन ऑफ दैट सार्कोमर विल टेक्स प्लेस। तो उसको जानने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें हमें एक्चुअली ये देखना है कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी अपीयरेंस कैसे होगी, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाएगा। तो उसके लिए जो हाइपोथेसिस दी गई, दैट वाज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, दैट वाज गिवन बाय द एच हग्सले एंड ए एफ हग्सले। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया। इस हाइपोथेसिस को समझने से पहले हम ये स्ट्रक्चर जो है उसको देखें तो एक्चुअली होता क्या है। ये इसके जो थिक फिलामेंट हैं, इसके इस जगह से यूं हेड्स जो हैं वो थिन फिलामेंट्स के साथ बाइंड किए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इधर से भी, जैसे यहां पे वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के साथ कैसे बाइंड करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर है, एक्चुअली एक थिक फिलामेंट उसको एक साइड से तकरीबन 6
एक्टिन फिलामेंट ने सराउंड किया होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक थिक फिलामेंट है तो उसको हम यहां पे शो कर रहे हैं एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन जब आप 3D स्ट्रक्चर देखते हैं तो 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, तो इस तरह से टोटल 6 जो है वो बनेंगे, 2 4 5 और एक नीचे 6। तो इस तरह से 6 की अरेंजमेंट बनती है एक साइड पे। तो इसलिए हम कहते हैं वन थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 थिन फिलामेंट फ्रॉम ईच साइड। तो एक साइड से और दूसरे से। तो यहां पे हम सिर्फ 2D स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, तो ये 2 शो किए गए। अब क्या होगा कि जो थिक फिलामेंट है जैसे ही क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे, हेड ऑफ मायोसिन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, तो ये इसको इस तरफ को और इसी तरह से ये भी इस तरफ को मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि थिन फिलामेंट विल स्लाइड पास्ट ओवर थिक फिलामेंट, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 Z लाइन है दैट विल बी रिड्यूस्ड, जिसको हम कहेंगे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स और किस तरह से होते हैं इसको देखते हैं। तो यहां पे हम कहते हैं इवेंट्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या हुआ, थिन फिलामेंट विल स्लाइड पास्ट ओवर थिक फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट जो है ये क्योंकि इसके हेड्स ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, ये एक्चुअली एनर्जी डिपेंडेंट चेंज इन पोजीशन होता है। मतलब यहां पे एटीपी की ब्रेकडाउन की जाती है, जिसकी वजह से हेड में माइनर चेंज आती है हेड की अपीयरेंस में, जिसकी वजह से थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड पास्ट कर जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरे नंबर पे जब स्लाइड पास्ट करेंगे तो क्या होगा, जो मसल लेंथ है वो शॉर्टन हो जाएगी। अब जब मसल लेंथ शॉर्टन हुई है तो एडजेसेंट मायोसिन एंड एडजेसेंट एक्टिन फिलामेंट्स विल कम क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। देखिए जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये भी तो एक दूसरे के करीब आएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो एडजेसेंट, ये वाले एडजेसेंट नहीं बल्कि ये वाले एडजेसेंट, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो सारा स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के जब करीब आएगा तो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द साइज ऑफ द मसल। इसमें एच जोन जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। कैसे? यहां पे देखिए जब हमने ये देखा कि जो ये स्लाइड पास करके ये इधर को आ जाएगा, ये इधर को, तो दरमियान वाला हिस्सा तो तकरीबन खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब एच जोन डिसअपीयर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आई बैंड शॉर्टन। आई बैंड जो है ये शॉर्ट होगा। कैसे? यहां पे देखिए जब ये करीब आएंगे तो आई बैंड क्या था, ओनली थिक फिलामेंट। तो जब ये स्लाइड पास करके ओवरलैपिंग की डिग्री बढ़ गई तो आई बैंड का जो पार्ट है वो भी रिड्यूस हो गया। जो नहीं होगा, जो चेंज नहीं आएगी वो क्या होगी, दैट विल बी लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स अनअफेक्टेड या अनचेंज। यहां पे एक एमसीक्यू भी अक्सर पूछा जाता है कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कौन सी चीज चेंज नहीं होती, तो उसमें कहा जाता है एच जोन जो है वो डिसअपीयर नहीं होता या रीअपीयर नहीं होता, आई बैंड, जी लाइन या जो ए बैंड है। तो ए बैंड ऐसा होता है जो कि अनचेंज रहता है, जिसकी साइज में डिफरेंस नहीं आता। क्यों नहीं आएगा डिफरेंस? क्योंकि देखिए ए बैंड क्या था, वो पूरा थिक फिलामेंट था। अब थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड पास्ट ऊपर अगर कम किया हुआ था तब भी ये पूरा ए बैंड था, ज्यादा अगर स्लाइड पास्ट कर जाएगा तब भी यही ए बैंड रहना। तो ए बैंड की लेंथ पे कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि जो आई बैंड है वो रिड्यूस होगा, जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाएंगी और एच जोन क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो जो चीज अनअफेक्टेड रहेगी, अनचेंज रहेगी, वो क्या है, ए बैंड। तो हमने कहा एच जोन डिसअपीयर, आई बैंड शॉर्टन, जी लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन विल बी इंक्रीज्ड, ये भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ए बैंड जो है वो अनचेंज रहेगा। क्रॉस ब्रिजेस, अब क्रॉस ब्रिजेस यहां पे किसको कहा जा रहा है, हेड ऑफ मायोसिन को, जो कि ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन है, दैट विल बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। तो जो एक्टिव साइट जो है एक्टिन के साथ बाइंड करेगी। अब यहां पे डायरेक्टली फॉरन से एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन बाइंड नहीं कर जाती, बल्कि कैल्शियम आयन अपना ये रोल प्ले करता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि हाउ दैट एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन जो है बाइंड विद द ग्लोबुलर हेड ऑफ द मायोसिन। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा, दैट विल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेर। तो जब ये एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर आएगा तो अल्टीमेटली दरमियान से डिस्टेंस कम होगा, तो जी लाइन जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। तो ये वो स्पेसिफिक इवेंट्स हैं
ये इसलिए इन इवेंट्स को मैंने इसलिए इस तरह से लिखा कि इसका हर पॉइंट जो है एज अ एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन सा इवेंट जो है या कौन सा प्रोसेस जो है वो दूसरे से कितना डिफरेंट है या कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे रिलैक्सेशन से क्या चेंज आएगा। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब जैसे मैंने कहा कि क्रॉस ब्रिजेस विल बाइंड विद एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, तो हाउ द क्रॉस ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, कौन इसको कंट्रोल करेगा कि ये क्रॉस ब्रिजेस बन जाने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। तो उसके लिए कैल्शियम आयन अपना रोल प्ले करता है। यहां पे दो पॉइंट को मैंने समराइज करके लिखा, नेक्स्ट पे हम मैकेनिज्म देखेंगे कि कैल्शियम आयन कैसे रोल प्ले करता है। रिलैक्स स्टेट में क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन कवर्स द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। यहां पे जैसे मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल इस एरिया में ये जो हिस्सा है ये एक्टिव साइट है एक्टिन की, यहां पे इसी तरह से इस तरफ जो है वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन है, तो उसको कवर किया हुआ है किसने, ट्रोपोमायोसिन ने। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन कब होगी, जब कैल्शियम आयन बाइंड करेगा। तो यहां पे कैल्शियम आयन बाइंड विद ट्रोपोनिन, थर्ड सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू मूव देम स्लाइटली। जैसे ही मूवमेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, सो क्रॉस ब्रिजेस विल बी फॉर्म। तो अब क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे जिस वक्त एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोज हो जाएगा। तो जो मेन रोल है वो किसका है, दैट इज द कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन बाइंड करेगा। नाउ दैट कैल्शियम आयन ये कहां से आएगा और क्यों आके किसके साथ बाइंड करेगा, इस प्रोसेस को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। रोल ऑफ कैल्शियम आयन फॉर कंट्रोलिंग द क्रॉस ब्रिजेस या कंट्रोलिंग एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन। इसमें हम कहते हैं कि बुनियादी तौर पर मैसेज जो है, क्योंकि स्केलेटल मसल जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स जो आ रही होती हैं वो बुनियादी तौर पर यहां पे ट्रिगर करती हैं, अपना मैसेज देती हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, और फिर जो है वो मैसेज आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो होता क्या है, मोटर न्यूरॉन ने अपना मैसेज जो है वो एक्सॉन, ये पार्ट जो है ये एक्सॉन होगा, और इस एक्सॉन से मैसेज जब एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचेगा तो यहां पे साइनेप्टिक नोब है। अब इस साइनेप्टिक नोब का जब मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर यानी कि सार्कोलिमा के साथ जो कनेक्शन बनेगा उसको नाम दिया जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सार्कोलिमा की सरफेस पे यहां पर खास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब इस जो एक्सॉन टर्मिनल है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाया हुआ है, यहां से वो केमिकल रिलीज होंगे जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, पर्टिकुलरली जैसे एसिटाइलकोलिन। तो जैसे ये यहां पे आएगा तो इससे ये इस एरिया में इसको एक्टिवेशन, इसको अपना स्टिमुलस दे देगा। जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा तो स्टिमुलस की वजह से टी ट्यूब्यूल, अब ये जो इनरवर्ड इनर्वेशन ऑफ द सार्कोलिमा है उसको नाम दिया जाता है टी ट्यूब्यूल। और जब पूरे मसल फाइबर के अंदर मैनी टी ट्यूब्यूल्स को कलेक्टिवली पढ़ा जाता है तो उसको हम कहते हैं टी सिस्टम। अब होगा क्या कि जो टी सिस्टम है ये टी ट्यूब्यूल इसके एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। तो जो टी ट्यूब्यूल एडजेसेंट टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनको कलेक्टिवली कहा जाता है ट्रायड। यहां से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन है, जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होगा, जैसे ही सिग्नल आएगा तो सिग्नल की वजह से कैल्शियम आयन रिलीज होगा, दैट कैल्शियम कैन कम टुवर्ड्स द सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्म के अंदर मौजूद है मायोफाइब्रिल जिसमें मायोफिलामेंट्स हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब कैल्शियम आयन जो है ये क्या करेगा, दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू बी बाइंडेड विद द रिसेप्टर ऑफ द ट्रोपोनिन जो थर्ड सब यूनिट पर मौजूद है। इस पे जैसे ही बाइंड करेगा तो अब ट्रोपोमायोसिन, अब टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन हुआ, दैट कैल्शियम विल बाइंड विद द ट्रोपोनिन, और इस ट्रोपोनिन से बाइंडिंग के बाद डिस्प्लेसमेंट होगी पहले ट्रोपोमायोसिन की, और पहले ट्रोपोनिन की और फिर उसके बाद ट्रोपोमायोसिन की। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोज हो जाएगी, मतलब एक्सपोजर ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, या इसको बाइंडिंग साइट को हम एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन भी कह सकते हैं। जैसे ही वो एक्सपोज होगी तो हेड जो है ये हेड उस एक्टिव साइट के साथ क्या बना देगा, अपना एक क्रॉस ब्रिज बना लेगा, और इस क्रॉस ब्रिज के बनने के लिए एटीपी जो है उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो एटीपी डिपेंडेंट या एनर्जी डिपेंडेंट ये प्रोसेस होता है। तो जैसे ही अटैचमेंट हो गई क्रॉस ब्रिजेस विल बी फॉर्म। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आया था और अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आया, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। क्या
मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल एक मोटर न्यूरॉन एक ही मसल फाइबर को देती है या एक से ज्यादा? तो इस बात को यहां पे देखिए, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन मोटर न्यूरॉन सप्लाई टू मैनी मसल फाइबर्स। वन मोटर न्यूरॉन जो है वो सप्लाई करती है टू मैनी मसल फाइबर्स, यहां पे हम फाइबर्स कह सकते हैं। और उसके मुकाबले में ऑल मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन, यानी कि जो जितने भी मसल फाइबर्स हैं वो एक ही मोटर न्यूरॉन के साथ, जिसको हम कलेक्टिवली उस एरिया में जो कलेक्टिवली होता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं मोटर यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मोटर न्यूरॉन एक से ज्यादा फाइबर को सप्लाई कर सकती है और एक से ज्यादा फाइबर जो है वो इनर्वेटेड होते हैं एक ही जो मोटर न्यूरॉन है, या उसको हम नाम देते हैं मोटर यूनिट। अब यहां पे ये सारा प्रोसेस जो था, जब ये क्रॉस ब्रिज बनना है तो वो एटीपी डिपेंडेंट है, एनर्जी डिपेंडेंट है। अब जो एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन है ये एक और बड़ा इशू है। तो उसके लिए हमने स्टार्ट में कहा कि सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल दैट कंटेन अबंडेंट अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन दो जगहों पे स्टोर हो रहा होता है, एक लिवर में और दूसरा मसल में। उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है और एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी प्रोवाइड की जाती है। ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और अगर ये ना मिल सके तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज क्रिएटिनिन फॉस्फेट। तो क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो भी एनर्जी सप्लाई करता है। अगर सम टाइम प्रोसेस या मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर दी जाती है, जिसके जरिए एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। अच्छा, एक और यहां पे पॉइंट याद रखिए कि जिस वक्त क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अगर एटीपी सप्लाई ना हो, जैसे कि आफ्टर डेथ एक पर्सन जो है अगर डेथ हो जाए उसकी, तो उसके बाद उसके जो मसल्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, वो क्रॉस ब्रिजेस टूटते नहीं है। तो स्टिफनेस ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ ड्यू टू द नॉन ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस दैट इज कॉल्ड एज रिगर मोर्टिस। तो ये जो है वो कंडीशंस, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स जो है वो एसोसिएटेड हो सकती हैं कैल्शियम अवेलेबल ना होने की वजह से, एनर्जी अवेलेबल ना होने की वजह से, या कोई और ऐसा प्रोसेस जो कि फॉर एग्जांपल मोटर न्यूरॉन से जो सिग्नल है उसके वीक होने की वजह से मसल की कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।